नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब अस्पताल जांच में दोषी मेयो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और लखनऊ से यह मामला है जहां पर मेयो अस्पताल जांच में दोषी और मेयो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने जांच के बाद अस्पताल को दोषी बताया है। कोरोना मरीज से अस्पताल में लाखों रुपए वसूले गए थे, तो ये पूरा मामला सामने आया था। डीएम ने जांच के बाद अस्पताल को दोषी माना है और अस्पताल प्रबंधन में जितने लोग हैं उनको दोषी माना गया। मेयो हॉस्पिटल जांच में दोषी मेयो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और डीएम ने जांच की, जिसके बाद अस्पताल को दोषी माना गया है। यानी कि अस्पताल में जिस तरीके की अनियमितताएं बरती गई, कोरोना मरीज को लेकर के जो चीजें हुई, उसके बाद ये सवाल खड़े हुए। वहीं सीएम योगी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी पहल है और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी योजना यहां पर की गई है। सीएम योगी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन आसान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र निवासी नजदीकी से जन सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 75 जिलों में 93,000 जन सेवा केंद्रों पर टीकाकरण रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है, जहां पर टीकाकरण किया जा सकता है। और सीएम योगी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह बड़ी पहल है। वहीं प्रदेश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता चला जा रहा है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एसजीपीजीआई के निदेशक से रिसर्च रिपोर्ट तलब की है। रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। लखनऊ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से ये बातचीत हुई है। ब्लैक फंगस ने आखिरकार कोहराम मचा रखा है और लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश के कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है ब्लैक फंगस को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं, उनमें ये देखने को मिला है कि जो लोग किसी न किसी रूप में शुगर के पेशेंट थे या ब्लड शुगर से प्रभावित थे, उन लोगों को इस प्रकार की सिम्टम्स देखने को मिले। और अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और उन लोगों को कोरोना से संक्रमित होना पड़ा या हुए, तो उन लोगों ने जो स्टेरॉइड की मात्रा ली, उससे किसी न किसी रूप में इस बीमारी का जन्म हुआ है। तो मेरा सबसे पहला खास तौर से लोगों को इस बात की सलाह है कि जिस प्रकार से जो सिम्टम देखने को मिले हैं कि नाक से खून आना, नाक बंद हो जाना, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, तो जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद भी इस प्रकार के जो सिम्टम मिले हैं, उनको तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही वो इस संबंध में आगे की अपनी चिकित्सा करवाएं। सर, आपकी तरफ से बिल्कुल एडवाइजरी जारी है। बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिरकार कितने मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पे रखे गए हैं और दवा को लेकर कितनी जल्दी, चूँकि आपने पर्याप्त मात्रा में आर्डर भी दिए हैं, कब तक ये उपलब्ध हो जाएंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और जहाँ जहाँ इस प्रकार के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, वो लोग पूरी तरीके से इसके चिकित्सा के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और दवा की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। इसमें एक पेशेंट को कम से कम 5-6 इंजेक्शन रोज़ लगते हैं और 50 से 60 इंजेक्शन्स की व्यवस्था अभी तक बताई गई है कि उनको आवश्यक है। तो जितने भी पेशेंट हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरी सरकार पूरी तरीके से सचेत है और हर प्रकार से आज हम विशेष रूप से एक डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में जो थिंक टैंक बना है, उसी में से एक विशेष ग्रुप ब्लैक फंगस के लिए हम ये तैयार करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करके इसके उपचार के संबंध में और इसके सिम्टम के संबंध में
और इस प्रकार की बीमारी किन किन लोगों को कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है, उसमें पूरा ए से लेकर जेड तक उनका ये कार्यक्षेत्र निर्धारित करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करके हमको जल्दी से जल्दी हमको इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपें, ताकि इस संबंध में हम प्रभावी तरीके से और कार्रवाई कर सकें। लखनऊ में 133 मरीज आ गए हैं अभी तक और उसमें 13 की मौत हो गई है। चिंताजनक हालात हैं। इसके लिए कोई आपने विशेष दौरा किया हो या आगे का प्लान क्या है, किस प्रकार से निपटेंगे इस बीमारी से? मैं आज जा रहा हूँ पीजीआई, अभी जा रहा हूँ। मेरा अभी पीजीआई का दौरा है, मुझे 12 बजे पीजीआई पहुँचना है। जी, क्या संदेश कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस महामारी से प्रदेशवासियों को किस प्रकार राहत मिलेगी और क्या बड़े अस्पताल तय किए गए इसके उपचार के लिए? मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि इसको कंट्रोल रूम बनाया जाए, लेकिन अभी कंट्रोल रूम बनता दिख नहीं रहा कहीं। जितने भी हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनमें फ़िलहाल ये काम चल रहा है, और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर से सभी लोगों के साथ कल सीएमओज़, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सबको बैठाकर कल शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश दिया। उसमें सारे सीएमओज़ भी थे और डॉक्टर धीवन अभी तक जो हमारे थिंक टैंक के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को ख़ास तौर से ये उन्होंने जितनी भी जानकारी थी अभी तक वो जानकारी उन्होंने उन सभी लोगों को दी। पूरे प्रदेश के सामने ये जानकारी रखी कि किन किन परिस्थिति में ये बीमारी है और क्या क्या इसके लिए किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी, जो कि ब्लैक फंगस को लेके दौरे कर रहे हैं और अभी इंडिया न्यूज़ से उन्होंने साझा किया कि आखिर एसजीपीजीआई भी हम जा रहे हैं, वहाँ पे मरीजों का हालचाल जानेंगे। तो प्रदेश के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो भी निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द आश्वासन दिया है कि आखिरकार इस ब्लैक फंगस से जंग जीती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव बना है। हमारे काशीवासियों ने और यहाँ काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज
पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब बहुत परिचित हैं। और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। वहीं प्रदेश सरकार मौजूदा हालात में हर संभव प्रयास में लगी है, फिर चाहे वो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या भूखों को भोजन कराना। हर एक मोड़ पर प्रदेश सरकार और उनके मंत्री जमीन पर उतरकर आम जनमानस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी निःशुल्क भोजन कराने के लिए अटल भोजनालय की शुरुआत की है, जिससे लोगों को भोजन आसानी से मिल सके। भोजनालय का निःशुल्क शुरुआत की गई है, इससे बात करने के लिए, जिसका उद्घाटन ब्रजेश पाठक जी ने किया है। ब्रजेश पाठक जी, निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत की। कोविड-19 के दौरान जो लखनऊ में वंचित पीड़ित लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनको भोजन उपलब्ध होने में दिक्कतें आ रही थीं, तो हमारे फाउंडेशन ने तय किया कि सभी को निःशुल्क भोजन शुद्ध शाकाहारी उपलब्ध कराया जाए। इसमें कोविड-19 के सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। सुव्यवस्थित ढंग से हम खिलाएंगे, निःशुल्क इसको उपलब्ध करो। कितना लक्ष्य रखा गया है? इसमें कोई लक्ष्य नहीं, जो भी आएगा उसको भोजन किसी भी स्तर पर हम उपलब्ध कराएंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और कोई सीमा नहीं, जितने भी लोग आएंगे सबको यहाँ निःशुल्क भोजन मिलेगा। कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया। पंजाब के मोगा में सुबह वायुसेना के MiG-21 विमान हादसे में मेरठ के पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वायुसेना में पायलट अभिनव चौधरी मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे, लेकिन अब पूरा परिवार मेरठ के गंगानगर इलाके में गंगा सागर कॉलोनी में रहता है। किसान पिता सत्येंद्र चौधरी का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने बताया कि 15 मई को अभिनव छुट्टी पर आने वाला था, लेकिन उनके पिता ने कोरोना के चलते उनको मेरठ आने से मना कर दिया। अभिनव चौधरी दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे और 25 दिसंबर 2019 को महज ₹1 लेकर इंजीनियर से शादी की थी। भैया घटना मुझे नहीं पता, घटना क्या हुई है। मुझे सुबह ही फोन आया उनके सीईओ का कि ऐसे ऐसे प्लेन क्रैश हो गया, बस ये पता मुझे, और कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। कब भैया ने ज्वाइनिंग की थी? ये भैया 2014 का पास आउट है। ये सूरतगढ़ राजस्थान में है। पहली पोस्टिंग ही यही नहीं है तभी से ही। हाँ, बीच में एक बार पठानकोट गया था बस। सुना है भैया के अभी हाल फिलहाल में शादी। हाँ जी, 25 दिसंबर
2019 में। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मेडिकल संचालक को बदमाशों ने गोली मारी है। गोली लगने से मेडिकल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट चुकी है और लोनी थाना क्षेत्र की ये मामला बताया जा रहा है। गोली लगने से मेडिकल संचालक की मौके पर मौत हो गई है और अब इस दौरान दरअसल बदमाशों का ये आतंक है और बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या बढ़कर अब 133 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू में 73, पीजीआई में 16, आरएमएल में 7 मरीज इस दौरान भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये कुल संख्या अभी तक 133 हो चुकी है, जिसमें कि 13 लोगों की गंभीर मौतें हुई हैं। शासन स्तर से बीमारी को दूर करने के लिए हाई अलर्ट पे मेडिकल कॉलेज जरूर रखे गए हैं, लेकिन यदि अभी तक की कहानी समझे तो शासन स्तर से कोई भी ऐसे कार्य नहीं दिख रहे हैं, ना कि हेल्पलाइन नंबर और ना ही कोई कंट्रोल रूम। लेकिन ये जरूर है कि जो लखनऊ में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है वो 40% के आसपास बढ़ गया है। चिंताजनक हालात इसलिए और कहे जाएंगे क्योंकि यदि विशेषज्ञों की बात करें तो ब्लैक फंगस की जो दवा है उसको आने में 15 से 20 दिन लग सकता है। ये एक गंभीर चिंताजनक बात सामने निकल के आ रही है। हालांकि यदि शासन स्तर से बात करें तो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन की ऑर्डर पर्याप्त मात्रा में जरूर दे दिए हैं, लेकिन ये मौतें कैसे रुकेंगे और वो इंजेक्शन कितनी जल्दी मार्केट में उपलब्ध होगा, ये एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहीं बलरामपुर में पुलिस ने एक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि 2 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बीते 15 मई उतरौला क्षेत्र के रहने वाले राहुल नाम के युवक की गुमशुदा हो जाने की शिकायत मिली थी। आपको बता दें कि राहुल अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने गया था और फिर वापस नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान राहुल के भाई के पास एक फोन आया और राहुल के अपहरण होने की सूचना दी गई। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने उसके भाई से 25 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती देने के बहाने बुलाया और मौके से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि पुराने पैसे का तकादा था, इसीलिए उसके दोस्तों ने ही उसे चालाकी से अपने साथ ले गए थे और दबाव बनाते देख 25 लाख रुपए की मांग की थी। दिनांक 15 मई में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी कोतवाली नगर में राहुल यादव नाम के लड़के की, जो कि उतरौला का रहने वाला है, कि वो रेलवे स्टेशन तक अपने मित्र को छोड़ने आया था और उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करके लखनऊ जाने की बात करके चला गया है। तो इस पे हमारी टीम कोतवाली की लगी थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने लगातार देखा तो ये ज्ञात हुआ कि ये कहते हैं ये जो राहुल है इसके परिचित द्वारा, जिनका नाम वरुण है और छोटू चौहान है, इनके द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। इनका पूर्व में पैसे का तकाजा था जिसको सेटल करने के लिए इसको यहाँ से लखनऊ में पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की दबंगई का मामला सामने है। चुनाव हारने के बाद लोगों के साथ इस दौरान मारपीट की गई। लाठी डंडे से महिलाओं और बच्चों पर हमला किया गया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की दबंगई का ये मामला है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की ये दबंगई, लाठी डंडों से इस दौरान हमला किया गया। चुनाव हारने के बाद लोगों के साथ मारपीट की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।